हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब मैं अनअकैडमी पे भी आ चुका हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ऐप है तो हेमंत कुमार मिश्रा सर्च कर लेना, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। नहीं ऐप है तो कोई बात नहीं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके अंदर कोर्स का लिंक होगा। उस कोर्स पे आप क्लिक करो। ठीक है, मेरी क्लास में आप पहुंच जाओगे। वहां पे इनरोल या नोटिफाई मी होगा, तो उस पे क्लिक करोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, STUDY19। STUDY19 जो है मेरा कोड है, और आपको सभी क्लास फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो। तो आप एक बार जाके चेक जरूर करना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी नहीं, क्लास के बाद जाना। ठीक है, चलो चलो क्लास स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? दोस्तों वो कोशिकांग है हमारा प्लास्टिड। जी हाँ दोस्तों, लवक या प्लास्टिड जो कि एक प्रमुख दोहरी कलायुक्त कोशिकांग है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेले है। दोस्तों ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते, इनका अभाव होता है। दोस्तों कुछ पौधों में ये रंगहीन होते हैं तथा कुछ पौधों में रंगीन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो दोस्तों वो है हमारा माइटोकांड्रिया। जी हाँ दोस्तों, माइटोकांड्रिया को हम सेल का पावर प्लांट यानी कि कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं। दोस्तों अगर माइटोकांड्रिया की हम खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। दोस्तों कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा केंद्र, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का शक्ति घर, ये सारा हम कहते हैं माइटोकांड्रिया को। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? दोस्तों इसका भी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा माइटोकांड्रिया। जी हाँ दोस्तों, कोशिका में जो डीएनए है जनरली न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूक्लियस के बाहर ये माइटोकांड्रिया और हरित लवक नामक कोशिकांग में भी मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो दोस्तों वो है हमारा लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम को हम एटम बम कहते हैं। दोस्तों अगर इसकी खोज की बात करें कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो वो की थी डी ने, क्रिश्चियन रे ने। डी इनका पूरा नाम है, डी आप याद रखिए बस। तो लाइसोसोम की जो खोज थी वो की थी डी ने। दोस्तों लाइसोसोम अपघटन एंजाइम की थैलियां हैं जो बहुत सारे पदार्थों को अपघटित करती हैं। दोस्तों इसी को हम कोशिका का आत्मघाती थैला, आत्महत्या की थैली या फिर एटम बम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट, काफ़ी संख्या में कम से कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो दोस्तों वो है हमारा ऊतक संवर्धन तकनीक, यानी कि टिश्यू कल्चर टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी संख्या में कम समय में एक जैसे पौधे ऊतक संवर्धन तकनीक से ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी टिश्यू कल्चर टेक्निक से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों आप लोगों ने सुना भी होगा, इसे हम कहते हैं कलम करना। जी हाँ दोस्तों, किसी पौधे की एक शाखा, जो ये शाखा होती है जिसे हम निकालते हैं उसी को हम कलम कहते हैं, अगर इसे किसी दूसरे पौधे पर लगाया जाता है तो इससे एक नया पौधा तैयार होता है। तो दोस्तों इस विधि को हम कलम विधि द्वारा प्रजनन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कलम। नेक्स्ट, जल संवर्धन क्या है? दोस्तों तरल संवर्धन मीडियम में पादप की वृद्धि। आइए जान लेते हैं जल संवर्धन होता क्या है। तो दोस्तों कभी ऐसा हो जब पौधा हम उगाते हैं तो पौधे को उगाने में मिट्टी न यूज करके अगर हम पानी और कंकड़ में ही जिस पौधे को उगा देते हैं तो वही जल संवर्धन कहलाता है। यानी बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने की कला को ही हाइड्रोपोनिक्स यानी कि जल संवर्धन कहते हैं। दोस्तों होता क्या है, इस तकनीक में जो मिट्टी में खनिज और तत्व पाए जाते हैं उसका एक विलयन बना लिया जाता है, और इस विलयन में ही पौधे डाल करके
मिट्टी के बजाय केवल पानी और कंकड़ बालू में ही पौधे को उगा दिया जाता है तो वही कहलाता है जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? दोस्तों, लैंगिक जनन का रूप उभयलिंगता। जी हाँ दोस्तों, नर तथा मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित होने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। यानी उभयलिंगता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब एक ही नर तथा मादा जननांग जो है एक ही जीव में उपस्थित हो। तो राइट आंसर हो जाएगा उभयलिंगता। नेक्स्ट, कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? दोस्तों, ये किया जाता है हल्दी से। जी हाँ दोस्तों, हल्दी में एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम हल्दी के वनस्पतिक नाम की बात करें यानी कि इसका वनस्पतिक नाम क्या है, तो वो है करक्यूमा लौंगा। करक्यूमा लौंगा। तो करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो वो हो जाएगा हल्दी से। हम इससे इसके वनस्पतिक नाम से भी याद रख सकते हैं। हल्दी का वनस्पतिक नाम करक्यूमा लौंगा और हल्दी से पृथक किया जाता है करक्यूमिक। नेक्स्ट, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों, वे कहलाते हैं आतपोदभिद। जी हाँ दोस्तों, जो पादप केवल सूर्य प्रकाश में भली भांति विकसित होते हैं या पनपते हैं या बढ़ते हैं उन्हें हम हेलियोफाइट्स कहते हैं यानी कि आतपोदभिद कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आतपोदभिद। नेक्स्ट, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों, सहजीवी जीवाणु यानी बैक्टीरिया का एक प्रकार है राइजोबियम। तो राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी जीवाणु। नेक्स्ट, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? तो दोस्तों, वो है हमारा जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर वायु से जो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती है और मृदा से H2O यानी कि जल द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के लिए जो जिम्मेदार है वो होता है जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। दोस्तों, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल मुख्य कारक होता है और इसी के द्वारा हम प्रकाश ऊर्जा अथवा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये कहलाते हैं रंध्र। जी हाँ दोस्तों, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम रंध्र है। दोस्तों, रंध्र जो कि पत्तों में असंख्य संख्या में होते हैं और इनका जो कार्य है वो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? दोस्तों, इनके द्वारा पैदा किया जाता है कार्बनिक द्रव्य। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधे होते हैं वो प्रकाश और परागहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अभिक्रिया के फलस्वरूप करते हैं और इनके अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है जो कि कार्बनिक द्रव्य है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक द्रव्य और ऑक्सीजन गैस ये मुक्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव्य। नेक्स्ट, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं। दोस्तों, ये काम करती हैं चालन का। जी हाँ दोस्तों, पत्तों में दिखाई देने वाली जो सिराएं हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु आवश्यक खाद्य और जल का चालन करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा चालन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होते हैं। तो दोस्तों, प्रदूषक गैसों यानी कि प्रदूषक गैसें होती हैं इनको अवशोषित करने में प्रभावी होते हैं वनस्पति। जहाँ दोस्तों आपको मालूम है पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं
क्यों? क्योंकि वो सभी प्रकार के जो प्रदूषक गैसें हैं उनका अवशोषण करके शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषक गैसें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? यानी इसमें से कौन से प्रकार के ऐसे पेड़ हैं जिनको सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ कहते हैं? दोस्तों ये होते हैं आत्पोद्भिद। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेड़ पौधे जो प्रकाश में भली भांति उगते हैं और छाया में यानी कि छाया वाले स्थानों पर अच्छे प्रकार से नहीं उगते, उन्हें हम प्रकाश प्रेमी या फिर आत्पोद्भिद हेलियोफाइट्स कहते हैं। दोस्तों इसके उदाहरण हैं सूर्यमुखी हो गया, सागौन हो गया, चीड़ हो गया, ये सारे आत्पोद्भिद के उदाहरण हैं यानी हेलियोफाइट्स के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आत्पोद्भिद। नेक्स्ट, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो दोस्तों ये है कैरोटीनाइड। जी हाँ दोस्तों, मुख्यतः कैरोटीनाइड जो पिगमेंट है यानी कि वर्णक है, वो अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने में सहायक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीनाइड। निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? दोस्तों धन की आपूर्ति करने में कौन सहायक नहीं है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से सहायक होते हैं। तो CRR ये हेल्पफुल होता है, बैंक रेट और सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, ये तीनों ही धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने में क्या करते हैं, हमारा हेल्प करते हैं। लेकिन जो निर्बाध बाजार नीति है ये धन आपूर्ति को नियंत्रित नहीं करता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्बाध बाजार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? दोस्तों अगर ऑप्शन से बात करें तो इसमें सबसे पुराना जो संगठन है वो है हमारा ILO। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यह सबसे पुराना संगठन है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुआ था 1919 में। और दोस्तों यह जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ILO। नेक्स्ट, बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, कोई भी बैंक का जो कस्टमर है उसके अकाउंट में जितने पैसे नहीं है उससे अधिक का वो क्या कर सकता है, चेक के द्वारा भुगतान कर सकता है या फिर चेक काट सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है? दोस्तों ये कहलाता है हमारा ओवरड्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, बैंक के भाषा में हम इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है? दोस्तों पूरी तरह जो बिना लोच की मांग है वो बराबर होगी 0 के। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर कोई चेंज हो और उसके बाद भी उसकी जो डिमांड है वो एज इट इज़ बनी रहे, तो उसमें किसी भी परिवर्तन यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी मांग जो होती है वो पूर्णतः बेलोच कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, एक शब्द है अहस्तक्षेप। तो जो अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित होता है? जो अहस्तक्षेप जो वर्ड है अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित होता है? दोस्तों ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जी हाँ दोस्तों, अहस्तक्षेप की जो नीति होती है वो अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी रूप में आपको देखने को मिलती है, यानी कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिक्स होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता है? दोस्तों हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक भी हमारा RBI, यह जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सारे स्टेट के जो है कि कारोबार का लेन देन करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ क्या है? दोस्तों परिमाण मूलक सुलाभ का मतलब उत्पादन की जो लागत है अगर उसमें जब कमी आती है तो वही कहलाता है हमारा परिमाण मूलक सुलाभ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उत्पादन की इकाई लागत में कमी, और यही क्या कहलाता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, यानी कि परिमाण मूलक सुलाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रुपए की जो पूर्ण परिवर्तनीयता होती है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों कभी भी जब डिमांड और उसकी पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण होता है तो वही कहलाता है रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी परिवर्तनीय मुद्रा की अगर बात करें तो परिवर्तनीय जो मुद्रा होती है वो ऐसी मुद्रा होती है जो आसानी से खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है और इसको जो है कि चेंज की जा सकती है बिना भी किसी केंद्रीय बैंक या संस्था की अनुमति के। जो रुपया होता है वो पूर्ण परिवर्तनीय होने का तात्पर्य यही है कि किसी भी दूसरे देश में दूसरी मुद्रा के साथ उसको हम आसानी से बदल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, यानी कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है। तो दोस्तों जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से क्या हो, धीमी हो। जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी होती है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। दोस्तों अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर भी तेज हो और साथ साथ वृद्धि की दर भी नीचे जा रही है तो वो कहलाएगा हमारा स्टैगफ्लेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादों की आपूर्ति कैसी होती है। दोस्तों अगर कृषि उत्पादों की बात करें तो इसकी जो आपूर्ति है वो बेलोच होती है। जी हाँ दोस्तों, कृषि उत्पादों की आपूर्ति में कोई भी जो है कि परिवर्तन नहीं होता तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेलोच। नेक्स्ट, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है। दोस्तों सबसे पहले CACP क्या है जान लेते हैं। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन जो कीमत है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी सिफारिश कौन करता है, तो वो CACP करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादों के लिए। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों जब आय, उत्पाद और व्यय यानी इनकम, प्रोडक्शन और जो एक्सपेंडिचर होता है यही जो है कि वर्गीकृत किया जाता है सामाजिक लेखांकन प्रणाली को। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आय, उत्पाद और व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया, यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, एडवर्ड चैम्बरलिन कौन है, तो ये अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हैं और दोस्तों इनकी एक पुस्तक आई थी 1933 में जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और इसी में इन्होंने एकाधिकारी प्रतियोगिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दोस्तों संसद की किस वित्तीय समिति में, अगर लोक लेखा समिति की बात करें, लोक उपक्रम समिति और व्यय समिति, इसमें राज्यसभा का जो है कि प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन प्राक्कलन समिति जो होती है इसमें राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। दोस्तों प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति में जितने भी सदस्य होते हैं सब लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के सदस्य होंगे प्राक्कलन समिति में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः क्या होता है। दोस्तों श्रम की सीमांत उत्पादकता अगर शून्य है तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगा। दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं और यह वह स्थिति होती है जब काम करने वाला जो श्रमिक होता है वो बाहर से तो काम पर लगा प्रतीत होता है लेकिन रियलिटी में उस काम में उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो और उनकी उत्पादकता जो होती है वो क्या होगी, शून्य होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता जब शून्य हो तो वही कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका बाकी देशों से, विश्व की, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से कोई भी रिलेशन ना हो, वो क्या कहलाएगा।
तो दोस्तों वो कहलाता है क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। किसी भी देश से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्लोज्ड यानी कि बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, किसके अंतर्गत? दोस्तों भारत में जो बैंक करेंसी नोट जारी किया जाता है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत जारी किया जाता है, यानी कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है कि मिनिमम रिजर्व के तहत यानी कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत डैश के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए देगा। यानी मुक्ति योद्धा जो छात्रवृत्ति योजना है, इसके अंतर्गत भारत किस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए देगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, मुक्ति योद्धा जो छात्रवृत्ति योजना है, इसके अंतर्गत भारत बांग्लादेश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं इनके बच्चों को 35 करोड़ रुपए देगा। दोस्तों 1971 के जो स्वतंत्रता सेनानियों के जो वंशज हैं उन्हीं के लिए 2006 में भारत सरकार के द्वारा मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट, PMGSY का असंक्षिप्त रूप क्या है? यानी कि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसे कहते हैं PMGSY। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो वार्षिक प्रीमियम है वो कितनी है? दोस्तों जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई है, इसका जो वार्षिक प्रीमियम है ये 330 रुपये का है। दोस्तों ये भारत सरकार के द्वारा समर्थित एक जीवन बीमा योजना है, और अगर इसके हम बात करें कि कब प्रारंभ हुआ, तो ये 9 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ से शुरू किया गया? तो वो हो जाएगा हमारा कोलकाता से, पश्चिम बंगाल, कोलकाता से शुरू किया गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और वार्षिक प्रीमियम कितना है? तो वो हो जाएगा 330 रुपये प्रति सदस्य। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना।